हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का हिस्ट्री का सैंपल पेपर। ठीक है ना। तो देखेंगे आप लोगों का पेपर कैसा होने वाला है और आखिर कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे कहीं ना कहीं एक अंदाजा तो जरूर लग जाता है कि हाँ, पेपर में मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आता है या कि उसका मतलब वेटेज क्या होता है ना। तो चलो देखते हैं कि आखिर आपका पेपर कैसा होने वाला है। तो चलो देखते हैं बच्चों, आप लोगों को आप सबको पता है आपका जो सैंपल पेपर होने वाला है, ठीक है, इसमें हम चीजें कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका जो पेपर होगा बच्चों कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का आप लोगों का पेपर होने वाला है। ठीक है बच्चों, आप लोगों का 80 नंबर का क्या होने वाला है? आप लोगों का ये पेपर होने वाला है जिनमें से आप सभी को होता है 20 नंबर आप लोगों के स्कूल से मिलते हैं। तो 80 नंबर आप लोगों को थ्योरिकल यानी जो लिखोगे वही मिलेगा, है ना। पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है? सबसे पहले इस चीज में आपको जो 34 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, यानी 34 क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में होने वाले हैं। और इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसे 5 भागों में बांटा गया है। इसको आपका जो पेपर होने वाला है ना। और इसमें देखा जाए 22 से, यानी अगर देखा जाए पहले 1 से लेके 21 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं। बहुविकल्पीय का मतलब क्या होता है? यानी एमसीक्यू बेस पे ये प्रश्न होने वाले हैं, है ना। और 22 से लेके 27 तक जो आपके प्रश्न होने वाले हैं, ये 3-3 मार्क्स के पेपर ये क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जैसे कि 28 से लेकर 30 तक आपको देखा जाएगा, तो ये 8-8 नंबर का आपका प्रश्न होने वाला है ना। तो और इसके साथ साथ आप लोगों का 5 नंबर का मैप होने वाला है। तो ये आप लोगों का पेपर का कुछ पैटर्न होने वाला है। तो चलो मैं बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों हमारा पहला आपको दिख रहा होगा पहला प्रश्न। तो पहला हमारा प्रश्न जो है बच्चों की पहला प्रश्न है, सबसे पुरानी ज्ञात लेखन प्रणाली कौन सी है? यानी सबसे पुरानी लिखने की सबसे पुरानी प्रणाली कौन सी है? तो आप लोगों को याद होगा सबसे पहले लिखने की जो प्रणाली थी वो कौन सी थी? क्यूनिफॉर्म थी। कौन सी थी बच्चों? क्यूनिफॉर्म। सबसे पहले का मतलब ये मेसोपोटामिया के बारे में बोल रहा है। और मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो किलाकार या किलाक्षर थी, है ना बच्चों। क्या थी बच्चों? तो किलाकार या किलाक्षर थी, किलाक्षर। तो ये किलाक्षर क्या थी बच्चों? लिपि थी। और ये किससे बना है? क्यूनिफॉर्म से बना है। किससे बना है बच्चों? ठीक है ना, क्यूनिफॉर्म। ठीक है ना। क्यूनी का जो अर्थ होता है वो होता है खूंटी। क्या होता है बच्चों? खूंटी। और फॉर्म का मतलब होता है आकार, यानी खूंटी के आकार का। तो आप लोगों को इसका भी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि मेसोपोटामिया सभ्यता इन नदियों के बीच स्थित है। यानी जो मेसोपोटामिया जो है वो किस नदी के बीच में स्थित है? किस नदी? तो आप सभी को पता है ये दजला और फरात नदी के बीच स्थित है। दजला और फरात मेसोपोटामिया, मैंने आपको बताया था एक तरफ ये है दजला और एक तरफ है फरात, और उसके बीच का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? मेसोपोटामिया। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो उर शहर कहाँ स्थित है? उर शहर जो है बच्चों वो कहाँ स्थित है? अभी मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैंने आपको बताया था उरुक नगर कहाँ है। जो उर नगर है वो कहाँ है बच्चों? आप लोगों का मेसोपोटामिया में है, यानी बी इसका आंसर सही हो जाएगा। मैंने आपको कुछ प्रमुख नगरों के बारे में ही बताया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इधर कौन कौन से इंपॉर्टेंट नगर थे। उरुक था, मारी था, ठीक है, उर था, ठीक है ना, और आपका बेबीलोनिया था, बेबीलोनिया, है ना। तो ये इसके प्रमुख क्या थे बच्चों? जगहें थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये देखो ये वाला आपको कौन सा, इसके अंदर हमें मिलान करना है बच्चों, है ना। ये सैंपल पेपर 2024-25 का मैंने ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया। पता नहीं मतलब कुछ इसमें थोड़ी सी गलती इसके अंदर जरूर है। जैसे कि गीजा की पिरामिड्स कहाँ है? मिस्र में कब्रों को गीजा की पहाड़ी कहा जाता है ना। और इसके साथ साथ बस मुझे तो यही एक मैच हुआ, उसके अलावा कोई मैच नहीं लग रहा। आपको अगर इससे कुछ रिलेटेड कुछ भी आंसर मिले मुझे जरूर बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका हेलेनिस्टिक काल में किसका उदय हुआ था? हेलेनिस्टिक क्या होता है? एक समय होता है, एक टाइम पीरियड होता है। और इस काल में किसका उदय हुआ था? तो ग्रीक शहरों का उदय हुआ था, या ग्रीक शहर राज्य का क्या हुआ था? उदय हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना, अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना किसने की थी? अगर आप लोगों को पता होगा, सिकंदर के बारे में आपने सुना होगा, सिकंदर महान के बारे में, तो सिकंदर महान को ही अलेक्जेंडर कहा जाता है, और सिकंदर महान नहीं, जिसे हम अलेक्जेंडर कहते हैं, उसने एक नगर स्थापित किया था जिसे अलेक्जेंड्रिया कहा जाता है। तो इसका आपका ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहां हमें कुछ कथन दिए गए हैं, कथन और कारण, इन सबको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें हमारा जो पहला कह रखा है कि मंगोल अत्यधिक कुशल घुड़सवार थे। हाँ बच्चों, बिल्कुल थे। जो मंगोल थे वो कुशल क्या थे? घुड़सवार हुआ करते थे, और वह खाना बदोश जीवन शैली अपनाते थे, और वह अपने अस्तित्व के लिए घोड़ों पर निर्भर रहते थे। ना बच्चों, घोड़ों पर थोड़ी ना निर्भर रहा करते थे, वो तो शिकारी करते थे, या शिकार करते थे, या आखेट या संग्रहण किया करते थे। घोड़ों पर अपने जीवन निर्वाहन के लिए कभी भी निर्भर नहीं रहते थे। तो यानी इस प्रश्न का जो आपका उत्तर हो जाएगा, यानी अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, यानी सी ऑप्शन आप लोगों को इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इसको हमें क्या करना है बच्चों? मिलान करना है हमें, इसके अंदर मिलान हमें बताना है, कौन सा मिलान सही नहीं है, लेकिन सारे हमें मिलान ही हमें इसके अंदर करना है। जैसे अगर आप सबको पता है, नाइट को एक भूमि का टुकड़ा दिया जाता था जिसे क्या कहा जाता था? फिफ कहा जाता था, है ना। चर्च पर किसका नियंत्रण होता था? पोप का नियंत्रण होता था, है ना। लॉर्ड क्या कहता? लॉर्ड का निवास स्थान क्या होता था? मैनर होता था, है ना। और गॉल ने जो गॉल एक जाति थी, उन्हें फ्रैंक को अपना नाम देकर क्या बना दिया था? फ्रांस बना दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मिलान जो है आप लोगों का ठीक हो जाएगा, है ना बच्चों। चलो आगे बात करते हैं। ये आपको चित्र दिख रहा होगा, इस चित्र में आपको बताना है ये है क्या। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को पता है, मैं आपको बता देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा चैप्टर जो 3 वर्ग है ना, उसके अंदर चित्र दिया है। ये क्या है बच्चों? इंग्लैंड का एक फॉनबोरो में सेंट माइकल बेनेडिक्ट है। कौन सा है? सेंट बेनेडिक्ट, जिसे है ये एक क्या है? भिक्षुओं का एबी है ना। आपको याद होगा सबसे प्राचीनतम मैंने आपको एबी बताया था, एक था सेंट बेनेडिक्ट और एक था क्लूनी, है ना। जो बरगंडी में कौन सा था? क्लूनी। तो ये चीज है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। फिर दोबारा एक क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड का अपना मैनर होता था, यानी हाँ ठीक है, लॉर्ड का अपना निवास स्थान होता था जिसे क्या कहा जाता था? मैनर कहा जाता था। दूसरा, 13वीं सदी में कुछ दुर्गों को बड़ा बनाया जाने लगा जिससे कि वह नाइट के परिवेश को स्थान बन सके। तो बच्चों हाँ, दोनों ही ठीक है, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करता है, तो आपका ख आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक तब लॉर्ड की बात बता रहा है, एक तब नाइट की बात बता रहा है, तो कहीं मैच नहीं हो रहा ना। तो ये चीज है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सोसाइटी ऑफ जीसस, सोसाइटी ऑफ जीसस की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो सोसाइटी ऑफ जीसस की जो स्थापना है बच्चों, वो इग्नेशियस लोयोला ने की थी। ठीक है ना, इग्नेशियस लोयोला जो थे, उन्होंने क्या किया था? सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की थी, यानी आपको ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि डिवाइन कमिटी किसने लिखा था? जो डिवाइन कमिटी था वो किसने लिखा था? तो देखो बच्चों, डिवाइन कमिटी जो लिखा था वो लिखा था दांते ने। किसने? दांते। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने पढ़ाया भी है कि आप लोग पता है कि रोम में ना एक नगर था जिसका नाम था फ्लोरेंस, और फ्लोरेंस की प्रसिद्धि का क्या कारण था? क्योंकि वहां दो व्यक्ति थे, एक का नाम था जोटो और एक का नाम था दांते अलिघियरी। दांते अलिघियरी किसी धर्म से संबंधित नहीं, लेकिन धर्म के ऊपर कलम चलाई थी, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था डिवाइन कमिटी। क्या लिखा था? डिवाइन कमिटी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दांते अलिघियरी ने, है ना। और जोटो तो आप सभी को पता है, जीती जागती चित्र बनाया करते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या है? यानी 14वीं शताब्दी के बाद से यूरोपीय लोगों के जानकारी के हमारे पास कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं? तो बच्चों देखो, मूर्तियां भी हैं, चित्र भी हैं, मुद्रित पुस्तकें भी हैं, तो इसका उपयोग सभी, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 12वीं शताब्दी में जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से क्या किया? व्यापार का आरंभ किया है, तो इसका फायदा ज्यादातर किसको मिला था? पूर्वी यूरोपीय देशों को, पश्चिमी यूरोपीय देशों को, पूर्वी एशियाई देशों को, या पश्चिमी एशियाई देशों को? इस प्रश्न का जो जवाब है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, इसका आंसर क्या हो सकता है। पता तो चलेगा ना ऑडियंस कितनी एक्टिव है ना, आप लोग कितना ध्यान दे रहे हो या वीडियो को स्किप करके चलते जा रहे हो। चलो ठीक है, आगे हम बात करते हैं।
कि हाँ, क्वेश्चन है मूल अमेरिकी शब्द का अर्थ क्या है, मतलब मूल अमेरिका का मतलब अमेरिकी जो शब्द है उसका मतलब क्या है। मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, वीडियो में मैंने बता रखा है कि मूल अमेरिकी, अमेरिकी शब्द बोलना अमरीकी, तो अमरीकी का मतलब क्या होता है, जो अमेरिका में ही रहे हैं, यानी यूरोप से उत्तरी अमेरिका में प्रवास करने वाले लोग ना, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, अमरीकी कहा जाता है, मूल अमरीकी कहा जाता है, जो उत्तरी अमेरिका में ही थे, है ना। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आरक्षण शब्द का अर्थ बताइए। आरक्षण यानी रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है ना बच्चों। तो आप लोगों को पता होगा कि यूरोप वासियों ने क्या किया था, मूल अमेरिकियों को, मूल अमेरिकियों के लिए अलग रखा गया भूमि का एक टुकड़ा होता था, इसे क्या कहा जाता था, आरक्षण कहा जाता, मतलब मूल, देखो यहाँ हमें आंसर यही मिल गया, मूल अमेरिकियों, यानी वहां के लोगों के लिए एक अलग क्षेत्र निर्धारित कर रखा था, जिसे क्या कहा जाता था, इसे आरक्षण कहा जाता था। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अमेरिका में यूरोपीय लोगों के आगमन के कारण क्या थे, यानी जो लोग थे अमेरिका, जो अमेरिका में यूरोपीय लोग वहां क्यों आए थे। ऑप्शन था मूल अमेरिकी आबादी के बीच बीमारी फैल गई, और नई फसलों और जानवरों का आगमन, मूल अमेरिका लोगों को आपसी भूमि में विस्थापन। तो लोगों का आगमन के क्या कारण थे, तो वो क्या आए थे बच्चों, नई फसलों के लिए और जानवरों के लिए आए थे, है ना बच्चों, नई फसलों और जानवरों के लिए क्या आए थे, ये लोग आए थे, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है, मैंने आप लोग बताया था, ये रोएदार खाल के लिए आए थे, किसके लिए आए थे, रोएदार खाल और मछली के लिए आए थे, है ना, इसीलिए ये लोग आए थे। तो इसका आपको बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1830 का इंडियन निष्कासन अधिनियम क्या था। इंडियन निष्कासन अधिनियम, हमें समझ में भी आ रहा है कि निष्कासन का मतलब क्या होता है, बाहर भगाना। तो जैसे कि देखो मूल अमेरिकियों को पश्चिम में जबरन बसाने का अधिकार दिया गया था, है ना बच्चों, यानी उन लोगों को, मूल अमेरिका, जो अमेरिका के लोगों को कहा गया था चलो भाई तुम किनारे हो जाओ, है ना। तो ये 1830 में कानून बनाया गया था कि जो वहां के मूल निवासी थे उन्हें उनकी जमीनों से हटा दिया गया था या बेदखल कर दिया गया था। तो इसका आप लोगों का ये आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तोकुगावा जो है, तोकुगावा शोगुनेट क्या था। तोकुगावा जो अगर बात करें, तोकुगावा शोगुनेट क्या था, तो बच्चों देखो ये एक सैन्य सरकार थी, ठीक है ना, जिसने 1603 से लेकर 1867 तक जापान में क्या किया था, शासन किया था। तो आप लोगों का जो है इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाकी सारे के सारे गलत है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों कि मैजी सरकार की फोकुकू हुकाइदो की नीति क्या थी, है ना बच्चों, क्या नीति थी फोकू हुकुकाई क्यू देही, बड़े नाम अजीब है, तो इसका हमें मतलब बताना है क्या नीति थी। तो इसके अंतर्गत क्या था बच्चों कि एक समृद्ध और मजबूत सेना को बनाना था, ठीक है ना, समृद्ध और मजबूत सेना को बनाना था। तो ए ऑप्शन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेजी सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी नीतियों को लागू किया था। तो आप सभी को पता है मेजी सरकार ने मेनली अगर देखा जाए तो सबसे पहले उसने पश्चिमीकरण की नीति लागू की थी और आधुनिकरण किया था, अर्थात अपने छात्रों को बाहर भेजा पढ़ने के लिए, है बड़ी बड़ी मशीनों को जापान में मंगवाया और उन मशीनों को चलाने के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया, है ना, और अपने लोगों को शिक्षित करना शुरू कर, शिक्षित मतलब प्रशिक्षण देना यानी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से था, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो ये तो सारे थे आप लोगों के एमसीक्यूज। अब बात करते हैं 3-3 नंबर के प्रश्न के बारे में। तो पहला जैसे कि आप लोगों का प्रश्न है बच्चों, जैसे कि मेसोपोटामिया में तात्कालीन देहातों में जमीन और पानी के लिए बार बार झगड़े क्यों होते थे। देखो बच्चों, अगर आप लोगों को पता होगा कि यहाँ खाना बदोश हुआ करते थे, खाना बदोश या गड़रिये कह लो, है ना, खाना बदोश पशु चारक या गड़रिये क्या करते थे, अपने पशुओं को जल और पानी पिलाने के लिए क्या करते थे, किसानों की बोई गई फसल के ऊपर से लेकर जाते थे, जिसके कारण किसानों की फसल क्या हो जाती थी, खराब हो जाती थी। और यही गड़रिये क्या करते थे, कई बार किसानों की जमीनों पर बार बार आक्रमण कर लेते थे और उन्हें लूट लिया करते थे, जिसके कारण किसान क्या होते थे, इनका रास्ता रोक दिया करते थे। और कई बार इन दोनों के बीच हमें क्या दिखाई देता है, लड़ाई के साक्ष्य दिखाई देते हैं, यानी इन दो क्या करते थे, लड़ाई किया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, रोमन साम्राज्य की तीसरी शताब्दी के संकट का परीक्षण कीजिए। आप सभी को पता है रोमन साम्राज्य में पहली और दूसरी शताब्दी शांति और समृद्धि के लिए जानी जाती है, लेकिन तीसरी शताब्दी अर्थात 225 में, 225 ईस्वी में क्या आया, रोमन साम्राज्य में एक खुखार वंश की स्थापना हुई जिसे कहते हैं ससानी वंश, है ना, ससानी वंश की स्थापना हुई और ये खुखार वंश था। और इसने जल्द ही क्या किया, लगभग 15 वर्षों के भीतर रोमन साम्राज्य के अधिकांश भागों पे क्या कर लिया था,
कब्जा कर लिया था। और एक है ना शिलालेख मिला है, एक क्या मिला है, शिलालेख मिला है। जब उस शिलालेख का अध्ययन किया गया तो ये बात पता लगी कि उस शिलालेख में एक शासक का नाम दिया गया जिसका नाम है शाहपुर प्रथम। और शाहपुर प्रथम ने यह दावा किया है कि किस प्रकार उसने अकेले 60,000 रोमन सेनाओं को क्या कर दिया था, सफाया कर दिया था, है ना। वो इस तरीके से उसकी उपलब्धि लिखी गई है। और फिर इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, पूर्वी रोम की राजधानी एंटियोक पर भी क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और ये समय ऐसा था जिसने लगभग अगर देखा जाए 25 साल मतलब 47 ईयर्स में, 47 सालों में 25 शासकों ने अपना शासन बदला था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है। नेक्स्ट है, कुलीन द्वारा विशेष अधिकारों की स्थिति प्राप्त थी, इस कथन का पुष्टि कीजिए। आपको इसमें बताना है, जैसे आप सभी को पता है कुलीन, कुलीन का मतलब क्या था, है ना। जैसे इसके अंदर बोल रखा है कुलीन, कुलीन कह लो, अभिजात वर्ग कह लो। तो आप सभी को पता है अभिजात वर्ग की समाज में क्या होती थी, एक विशेष हैसियत होती थी। कुलीन का मतलब धनी लोग होते हैं, यानी अभिजात वर्ग के बारे में बता रखा है। यानी तीन वर्ग वाले चैप्टर से है, इसमें आपको पता होगा कि जो अभिजात वर्ग की समाज में एक विशेष हैसियत होती थी, है। और उनका विशेष हैसियत होने का मुख्य कारण क्या था, जमीन पर उनका अधिकार, है ना। इसके साथ साथ जो अभिजात वर्ग की इतनी ज्यादा ताकत होती थी कि खुद की वो कचहरियां मतलब स्थापित कर सकते थे, खुद के न्यायालय स्थापित कर सकते थे, खुद की मुद्रा जारी कर सकते थे, है ना। उनके पास खुद की स्थायी सेना होती थी, यहाँ तक कि वो अपने जमीन पर बसे सभी किसानों के क्या होते थे, मालिक हुआ करते थे। इस तरीके से रोमन साम्राज्य में कुलीन वर्ग समाज में क्या होता, विशेष हैसियत हुआ करती थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, मानवतावादी विभिन्न तरीकों से लोगों तक पहुंचे थे, इस कथन की पुष्टि कीजिए। मानवतावादी क्या होते हैं, जो बेसिकली समाज में सुधार लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना बच्चों। और ये लोग लोगों तक अलग अलग तरीकों से पहुंचे थे, मतलब राजनीतिक तौर पर, है ना, धार्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर लोगों के पास पहुंचे और लोगों से जुड़ाव बनाना यहाँ क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। और पहले तो आप लोगों से मीनिंग, मानवतावाद की मीनिंग बतानी है। मानवतावाद क्या है, लैटिन भाषा के शब्द ह्यूमनिटास के ह्यूमनिटीज से बना है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा अध्यापक जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, हिंदी, साहित्य, इतिहास, ये सारे विषय को पढ़ाता हो, उसे क्या कहते हैं, मानवतावादी कहा जाता है। और ये समाज में कहीं ना कहीं परिवर्तन लाते हैं। इस तरीके से आप लोगों को इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, यूरोप में प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखो बच्चों, प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में बहुत चीजें हमें आसान लगती है, क्योंकि जो प्रोटेस्टेंट है अर्थात ये धर्म सुधार आंदोलन है ना। और धर्म सुधार आंदोलन का जो संस्थापक था, यानी धर्म सुधार आंदोलन की जो सबसे पहले शुरुआत की थी, वो किसने की थी बच्चों, मार्टिन लूथर ने की थी। आप सभी को नाम याद होगा मार्टिन लूथर, है ना। मार्टिन लूथर जो था, एक सबसे बड़ा क्या था, धर्म सुधारक था। इसने चर्च में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ क्या की थी, विरोध किया था, आंदोलन चालू किया था। और इसी के द्वारा चलाए गए आंदोलन को क्या कहा जाता है, प्रोटेस्टेंटवाद या धर्म सुधार आंदोलन। अब इसमें उसने किया क्या था, पहला देखो, बेसिकली अगर बात करें चर्च की आखिर बुराइयां क्या थी, तो चर्च क्या करता था, ऐशो आराम और विलासिता का जीवन बिताता था, पहली बात। दूसरा, वो अपने पदों को बेचा करता था, चर्च के जो पादरी होते थे वो अपने पदों को बेचा करते थे। तीसरा, वो माफीनामा बेचा करते थे। माफीनामा का मतलब क्या था कि अगर कोई व्यक्ति आता है ना, कि हाँ भाई कोई दिक्कत है, तो वो अगर व्यक्ति आता है, कहता है कि हाँ भाई मुझे ना, मैंने अपराध कर रखा है, मुझे माफीनामा चाहिए, तो वो लोग एक पत्र पे लिख देते थे, है, कहते जाओ तुम्हें भगवान ने माफ कर दिया। इस तरह से माफीनामा बेचा करते थे, है ना। और ऐशो आराम और विलासिता जीवन व्यतीत किया करते थे। लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये चीज तो गलत है, और लोगों ने इसके खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया था, और बड़े स्तर पर क्या किया गया, विरोध किया गया था। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन या धर्म सुधार आंदोलन, है ना बच्चों। तो ये सारी चीजें थी। और चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। एक है बच्चों, मैजी सुधारों का एक अन्य महत्वपूर्ण अंग अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण था। कथन का मूल्य, सॉरी ये रहा पहला 26वां क्वेश्चन है, पहले आप लोग 26वां क्वेश्चन देख लो। अमेरिका के मूल निवासियों की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो आप सभी को पता है अमेरिका में जो सर्वप्रथम जो सबसे पहले मूल निवासी आए थे, वो 40,000 साल पहले बैरिंग स्टेटस को पार करके कहां पहुंचे थे, उत्तरी अमेरिका ये लोग पहुंचे थे। और लगभग यहाँ करीबन 10,000 साल पहले यहाँ हिमयुग आया था, है ना। और उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे पुरानी प्राचीन मानव कृति, यानी मानव द्वारा बनाया गया जो कृति थी, वो एक तीर की नोक थी, जो लगभग 11,000 साल पुरानी थी, है ना। हिमयुग, और इसके साथ साथ फिर 10,000 साल पहले हिमयुग आया।
हिमयुग के बाद फिर धीरे धीरे जलवायु में 5000 साल पहले क्या हुई, 5000 साल बाद जलवायु में स्थिरता आई और लोगों ने एक स्थान पे बसना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। अब उत्तरी अमेरिका के लोग ज्यादातर कहाँ रहा करते थे, नदी घाटियों के सहारे रहा करते थे, है ना। और जैसे कि मतलब वो शिकार करते थे और खेती किया करते थे, लेकिन ये विशेषता इतनी थी, ये थी कि वो उतना ही शिकार किया करते थे या उतना ही खेती किया करते जितनी उनकी जरूरत है, जरूरत से ज्यादा वो लोग नहीं करते थे, है ना। इसके साथ साथ ये अक्सर क्या करते हैं, बाइसन नामक जानवर की तलाश में, जो बाइसन नामक जानवर है इसकी तलाश में काफी लंबी लंबी दूरी तय कर लिया करते थे। और इसके साथ साथ ये जमीन पर अपना कभी भी मालिकाना हक स्थापित नहीं करते थे, है ना, जमीन पे कभी भी अपना वर्चस्व नहीं दिखाया करते थे। ये इनकी एक अन्य क्या है, विशेषता है इनकी बच्चों, मूल निवासियों की, है ना। और ये इन लोगों का दोस्ताना थोड़ा व्यवहार होता था, दोस्ती के रूप में ये लोग उपहारों का आदान प्रदान करते थे। इसके साथ इनके पास कोई लिपि का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी ये जमीन को छूकर बता देते थे कि मतलब क्या होने वाला है, कैसा मौसम होने वाला है। आज सही होता, प्राचीन लोग है ना प्रकृति से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े होते थे, है ना। एक एग्जाम्पल लगा सकते हो कि अभी तो हम लोग अभी पता चलता है हाँ भाई बारिश होने वाली है, लेकिन पहले जो लोग हुआ करते थे वो बिना न्यूज के, बिना उसके पहले ही मतलब हवा को जिसे ना फील करके बता देते हैं हाँ बारिश होने वाली है या क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके के उस समय के लोग थे, इतने बुद्धिमान लोग थे, क्योंकि उत्तरी अमेरिका के लोगों के पास अपने पूर्वजों के बारे में लिखित कोई जानकारी नहीं थी, मौखिक बहुत सारी थी उनके पास जानकारी, है ना। नेक्स्ट है, मैजी सुधारों का एक महत्वपूर्ण अंग अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण था, कथन की पुष्टि कीजिए। आप सभी को पता है मेजी पुनर्स्थापना लगाकर देखा जाए तो जापान में हुई थी 1603 से लेकर 1867 के आसपास जापान में हुई थी मैजी पुनः स्थापना। और मैजियो के अधीन क्या हुआ, जापान की अर्थव्यवस्था क्या किया गया था, आधुनिकरण किया गया। आधुनिकरण कैसे किया गया, खेती को बढ़ावा दिया गया और खेती से जो पैसा आया उससे क्या क्या लगाए गए थे, उद्योग लगाए गए थे, विशेषकर सूती वस्त्र उद्योग लगाए गए थे। इसके साथ साथ क्या किया गया था, विदेशों से मशीनें मंगवाई गई, है ना। अब विदेशों से मशीन तो मंगवाई गई, इसके साथ साथ कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी से लोगों या मजदूरों को बुलाया गया, ताकि वो अन्य अपने लोगों को क्या कर सके, सिखा सके, क्या कर सके, अपने लोगों को सिखा सके। इसके साथ साथ जापान में क्या किया, जापान की गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने छात्रों को विदेश भेजा पढ़ने के लिए, है ना। और पढ़ पढ़ के इस तरीके से जापान का लगातार आधुनिकरण होता रहा था, है ना। इसके साथ साथ जापान के लोगों ने यह महसूस किया कि हमारे लिए एक सबसे मजबूत सेना का होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, क्योंकि हमारे आसपास के सारे देश गुलाम बन चुके हैं। चीन के बारे में बात की, भारत के बारे में, है ना, कहीं ना कहीं यहाँ उपनिवेश का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, तो हमें अपने आप को उपनिवेश यानी गुलाम होने से बचाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एक मजबूत क्या करना पड़ेगा, सैन्य व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से वहां के लोगों द्वारा क्या किया गया, सेना में योगदान दिया गया, खुद सेना बने थे और इस तरीके से जापान ने एक सबसे बेहतर सेना व्यवस्था क्या करती, डेवलप कर दी थी जापान में, है ना बच्चों। तो ये चीजें थी, तो आपको इसी चीजों के बारे में आप लोगों को बताना है इस वाले में क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो अब ग हमारा सेट शुरू हो चुका है, इसमें 8 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है, इराक विविधता वातावरण का देश है, कथन की पुष्टि कीजिए। बहुत बच्चे बच्चों क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है इसने, यहाँ है ना मेसोपोटामिया शब्द बोलना चाहिए था और वातावरण की जगह यहाँ लिखना चाहिए था भौतिक, है ना बच्चों, यहाँ लिखना चाहिए था भौतिक। लेकिन क्वेश्चन कैसे घुमाया कि इराक विविधता वातावरण का देश है, कथन की जांच कीजिए। वरना आप लोगों ने ये पढ़ा होगा मेसोपोटामिया की भौगोलिक या भौतिक स्थिति का वर्णन कीजिए, है ना। तो आप लोगों को बताना है कि मेसोपोटामिया में क्या थे, ऊंचे नीचे पहाड़ थे, सुंदर सुंदर झरने थे, है ना। मेसोपोटामिया इराक गणराज्य का हिस्सा है ना। यहाँ मतलब यहाँ जो खेती हुई थी 7000 से 6000 साल पहले यहाँ खेती की शुरुआत हो गई थी मेसोपोटामिया में, है ना। और यहाँ खेती के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती थी, लेकिन लोग क्या करते थे, खेती की अपेक्षा पशुपालन को ज्यादा महत्व दिया करते थे और पशुओं से प्राप्त होने वाले मांस, दूध, इन सब की चीजों का प्रयोग किया करते थे। इसके साथ जो नदियां थी ना बच्चों, ये क्या करती थी, पहाड़ों से होकर आती थी, तो अपने साथ बहुत सारा उपजाऊ मिट्टी लेकर आ जाती थी। जिसे कहा दक्षिण में ना मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग था, रेगिस्तानी जो भाग था, वो काफी ज्यादा उपजाऊ हो जाता था। इसीलिए मेसोपोटामिया के दक्षिणी रेगिस्तान अर्थात दक्षिणी भाग में ही सबसे पहले लेखन कला की शुरुआत हुई और शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। इसके साथ साथ नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी और खजूर के पेड़ खूब फल दिया करते थे। तो इस तरीके से आप लोगों को इसका आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। बता देना बच्चों, अगर मैं ज्यादा फास्ट बोल रहा हूं तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति का अभिन्न अंग था, कैसे, वर्णन कीजिए। आप सभी को पता है मंदिरों के बारे में आप लोगों को ये बताना है कि मेसोपोटामिया में जो आरंभिक मंदिर था, लगभग 5000 साल पुराना था मंदिर पाया गया था, जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। जो मंदिर था ये कच्ची ईंटों का बना हुआ था। आरंभ में जो मंदिर होते थे आकार में क्या होते थे, छोटे होते थे,
जो मंदिर थे आकार में छोटे होते थे, क्योंकि मंदिर कुछ हद तक घरों की तरह होते थे, क्योंकि मंदिर भी कहीं ना कहीं किसी देवी देवता का क्या होता था, निवास स्थान हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे मंदिरों को और ज्यादा क्या किया गया था, बड़ा बनाया गया था। तो मंदिर से और धीरे धीरे क्या किया गया ना, बड़ा इन्हें बनाया गया था मंदिरों को। इसके साथ साथ मंदिरों में विभिन्न प्रकार के देवी देवता होते थे, जैसे मेसोपोटामिया में आप सभी को पता है कौन थे, इनाना जो युद्ध और प्रेम की देवी थी, आराध्य पशु और मत्स्य के स्वामी माने जाते थे, है ना। इसके साथ साथ कौन से देवी देवता होते थे, आपका उर जो चंद्र देवता थे, है ना। तो इस तरीके की चीजें थी यहाँ मेसोपोटामिया में, है ना। इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हो कि यहाँ मेसोपोटामिया के जो लोग होते थे वो देवी देवताओं को विभिन्न प्रकार के अन्न जैसे दूध, दही, मछली, अंडे, ये सारी चीजें क्या करते थे, चढ़ाया करते थे। तो ये था उनकी मंदिरों की विशेषता के बारे में, जो मंदिरों के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी के संकट का परीक्षण कीजिए। अभी मैंने उसमें बता दिया, जो संसानी वंश के बारे में पूरा बता देना, आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य को विश्व में देन क्या है, उसकी व्याख्या कीजिए। आखिर रोमन साम्राज्य ने विश्व को दिया क्या है, धर्म का ज्ञान सबसे पहले मतलब रोमन साम्राज्य में लोगों ने दिया था, ठीक है। कानून के बारे में, कानून में समानता के बारे में, है ना, उन्होंने हमें ये बताया। लेकिन ज्यादातर तो धर्म के बारे में उन्होंने हमें ये बताया है, ठीक है ना, जैसे ईसाई धर्म के बारे में ज्यादातर, है ना। तो इसके बारे में ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, एक बार आप लोग सर्च कर लेना इसका आंसर क्या हो सकता है। मैंने जितने अनुभव के हिसाब से इसको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, वर्णन कीजिए। आपको याद होगा सन यात सेन के बारे में, है ना। सन यात सेन कहते हैं आधुनिक चीन के संस्थापक कहा जाता है इन्हें, क्योंकि चीन के भविष्य को लेकर बड़ा चिंतित हुआ करते थे सन यात सेन, है ना। चीन के भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा मतलब चिंतित होते थे, और इन्होंने ही क्या किया था, लोकतंत्र, समाजवाद और उदारवाद, मतलब इन तीन सिद्धांत इन्होंने दिए थे, लोकतंत्र, समाजवाद और उदारवाद। ये तीन चीजें कितने दी थी, सन यात सेन द्वारा दिया गया था। तो इसमें यही चीजें हमें बतानी है। बाकी तो बच्चों देखो पैराग्राफ है, पैराग्राफ में दे रखा है 12वीं सदी में बिगेन के जैसे ऑबेस हिल्डेगार्ड ने लिखा है कि कौन चरवाहा अपने समस्त पशुओं, गायों, गधों, भेड़ों, बकरियों को कोई अंतर किए बिना एक आस्तबल में रखने की सोचेगा। इसलिए मनुष्य में भी अंतर स्थापित करना आवश्यक है, जिससे वह एक दूसरे की तबाह ना कर सके, है ना। और ईश्वर अपने रेवड़ में अंतर रखता है, चाहे स्वर्ग पर हो अथवा पृथ्वी पर, उसके द्वारा सबको प्यार मिलता है, परंतु उसमें कोई समानता नहीं दी जाती। ये पैराग्राफ इसमें बोल रखा है पहला, इस अंश का स्रोत बताइए। तो ये कहां से, ये ओबेस है लॉर्ड से लिखा गया है, ये जो है ना ओबेस हिल्डगार्ड ने लिखा है, इसका स्रोत ये है। चरवाहा अपने मवेशियों को कहां रखता है, तो चरवाहा अपने मवेशियों को कहां रखता है बच्चों, अस्तबल में रखता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मनुष्य के बीच अंतर स्थापित करने के लिए कौन सा तर्क दिया गया है, तो इसमें तर्क ये दिया गया है, तो इसके अंदर था कि मनुष्य के बीच अंतर स्थापित करने के लिए कौन सा तर्क दिया जाता है। तो बच्चों कौन सा तर्क दिया जाता है, इसमें यह तर्क दिया जाता है कि मनुष्य में भी ऐसा ही इस अंतर आवश्यक होता है, इसी प्रकार का अंतर स्थापित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे एक दूसरे के बीच जो है वो एक दूसरे को तबाह ना कर पाए, मनुष्य जो है ना एक दूसरे को तबाह ना कर पाए। और ईश्वर अपने मतलब रेवड़ में अंतर रखता है, चाहे स्वर्ग अथवा पृथ्वी, है ना, उसके द्वारा सबको मिलाता है ना, और परंतु उनमें कोई समानता नहीं है। मतलब यार ईश्वर भी क्या करता है, स्वर्ग और नरक में अंतर रखता है कि नहीं रखता, तो इसी तरीके से करना चाहिए, वरना तो खराब हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैसेज का प्रश्न है कि वारकाशीष जो है, वारकाशीष की मूर्ति के बारे में बताना है। आप सभी को पता है वारकाशीष की मूर्ति जो है वो 3000 ईस्वी में हमें कहां से प्राप्त हुई थी, उरुक नगर में प्राप्त हुई थी, जो संगमरमर के पत्थर से बनाई गई थी, है ना। इसके जो आंख थी वो नीले लाजवत के पत्थरों से इसकी आंखों को बनाया गया था, है ना। तो संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। देखो क्या है, 3000 ईसा पूर्व में उरुक नगर में स्त्री की ये सिर का सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था, इसकी आंखों को, है ना, क्रमश नीले लाजवद तथा सफेद सीपी और काले डामर से जड़ाई की गई थी। सिर के ऊपर एक खाचा बना हुआ है जो शायद गहना बनने के लिए किया गया था। यह मूर्ति कला का एक प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, होठों और गालों की मतलब सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। ये एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशकर बनाई गई थी जैसे काफी दूरी से लाया गया था। आसपास में ये पत्थर प्राप्त नहीं होता था, काफी दूर से ये पत्थर लाया जाता था,
है ना। तो चलो हम प्रश्न देख लेते हैं, आखिर प्रश्न क्या है। सबसे पहला, स्त्री की मूर्ति या शिर का प्रसिद्ध क्या कारण है। भाई प्रसिद्धि का कारण क्या है, ठीक है ना। तो प्रसिद्धि का कारण क्या है, पहला तो सबसे पुरानी ये सबसे पुरानी मूर्ति है। दूसरा, इसको है ना जो पत्थर जो है तराश को जो बनाया गया है, ये कहीं आसपास से नहीं, काफी दूर से पत्थरों को लाया गया होगा, है ना। नेक्स्ट है, वारकाशीष कब कहाँ बनाया गया था, इसे किस पत्थर को तराश कर बनाया गया था। तो वारकाशीष की मूर्ति इधर से 3000 साल पुरानी है, 3000 ईसा पूर्व में इसे बनाया गया था। ये सफेद संगमरमर और सीपी को तराश कर इसे बनाया गया था, है ना। वारकाशीष की मूर्ति की विशेषता बताइए, वही आपको बताना है कि सफेद संगमरमर और मतलब संगमरमर के पत्थर और सफेद सीपी से इसे बनाया गया था। आंखों को नीले लाजवत के पत्थर से और काले डामर से इसे बनाया गया था, है ना। ये काफी अद्भुत है और इतिहास का सबसे अद्भुत नमूना है ना बच्चों। तो चलो एक ये भी है, एक पैराग्राफ है, देखो इसको देखते हैं कि अभिजात सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश ज्यादातर इम्तिहान के जरिए ही होता था। मतलब आपको पता है कि अभिजात सत्ताधारी जो वर्ग था उनको पेपर देना पड़ता था, ठीक है ना। और इसमें 8 भाग वाला निबंध निर्धारित पत्र शास्त्रीय चीनी में लिखना होता था। यह परीक्षा विभिन्न स्तरों पर हर 3 साल और 2 साल बाद आयोजित की जाती थी और पहले स्तर की परीक्षा में केवल 1 या 2% लोग 24 साल की उम्र तक पास हो पाते थे, है ना बच्चों। इस डिग्री में उन्हें निचले कुलीन वर्ग में प्रवेश मिल जाता था। 1850 के पहले किसी भी समय यानी 5,26,800 सिविल और 2,12,330 सैन्य प्रांतीय डिग्री वाले लोग पूरे देश में मौजूद थे। देश में केवल 27,000 राजकीय पद थे, इसलिए कई निचले दर्जे की डिग्री धारक के पास नौकरी नहीं होती थी। ये इम्तिहान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में बाधक का काम करता था, क्योंकि इसमें सिर्फ साहित्य कौशल की मांग होती थी, क्योंकि ये क्लासिकी चीनी सीखने के हुनर पर ही आधारित थी, जिसकी आधुनिक विश्व में कोई प्रासंगिकता नहीं है, मतलब कोई महत्व नहीं है। इसलिए 1905 में इस प्रणाली को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, है ना। क्वेश्चन है, चीन में कुलीन शासक में प्रवेश कैसे पाया जाता था। तो आप सभी को पता है, परीक्षा के द्वारा, है ना। दूसरा, इस परीक्षा को प्रणाली को क्यों समाप्त किया गया था, क्योंकि इसको सीखने से क्या होगा, कोई फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा। भविष्य में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है, इसीलिए 1905 में से समाप्त कर दिया गया था। परीक्षा प्रणाली की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से आप प्रक्रिया बता सकते हो, तो आसान है पैराग्राफ। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा मैप है। लास्ट इस प्रश्न का क्या है, मैप हमारा है। मैप के बारे में हम देख लेते हैं कि आखिर मैप में क्या है। तो प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के दिए गए मानचित्र पर क्रमश 1, 2, 3 को उपयुक्त चिन्हों से अंकित कीजिए, उनके नाम लिखिए, है ना बच्चों। तो देखो कौन कौन से हैं। तो ये वाला जो बच्चों आप लोगों को दिख रहा है, ये है आपका पर्थ, ये आपका है सिडनी, ठीक है ना। और इसका मुझे याद नहीं आ रहा, आप एक बार देख लीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है ना। और इधर ये इसकी राजधानी कौन सा है, कैनबरा, ठीक है ना। और इधर में इस तरफ में क्या है बच्चों, आपका सिडनी, ठीक है, सिडनी। तो इस तरीके से आप लोगों को इसका मैप भरना था। तो ये था इस वीडियो का कंप्लीट एक सैंपल पेपर, मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद, जय हिंद।